बिहार में चुनाव आयोग की बैठक खत्म हो गई है। राजनीतिक दलों ने एक फेज में चुनाव करवाने की मांग की है। सत्ता पक्ष ने जल्द और एक चरण में चुनाव कराने की मांग की। चुनाव आयोग की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद मसौदा सूची से कई मतदाताओं को हटाया गया है। खबर जोधपुर से है। यहां पर वैक्सीन की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शिवांशी गेट क्षेत्र में यह फैक्ट्री बनी है। आग की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची है। तो एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। शिवांशी गेट इलाका है जोधपुर का, वहां पर यह आग लगी और आग के स्थिति का अंदाजा आप तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं कि कितना काले धुएं का गुबार आसमान में नजर आ रहा है। इसके अलावा आग की लपटें भी दूर से ही नजर आ रही है। एक बड़ी आग यहां पर लगी है और आग पर काबू पाने की कोशिशें, जद्दोजहद अग्निशमन बेड़े के जो कर्मचारी हैं वो करते हुए दिख रहे हैं। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची है तुरंत प्रभाव से और अब आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। शिवांशी गेट इलाका है जोधपुर में, वहां पर यह वैक्सीन की फैक्ट्री है और दमकल के जरिए, पानी की बौछारों के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। खबर दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में युवाओं से जुड़ी 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत की। इस कार्यक्रम से बिहार समेत देश भर की 200 आईटीआई के छात्र भी जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि आज का समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल की कितनी प्राथमिकता देता है, कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। आज देश भर के नौजवानों को शिक्षा और कौशल विकास की 2 बड़ी योजनाएं लॉन्च की गई हैं। पीएम सेतु योजना की शुरुआत हुई है, इससे आईटीआई को अपडेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाली आर्मी ने नहीं बनाया, उन्हें जनता ने बनाया। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग जननायक टाइटल को भी चोरी करने में लगे हैं। बिहार के लोगों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। चढ़ावा उपजिला अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों और अधिकारियों के बीच विवाद तेज होता जा रहा है। नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर अस्पताल परिसर में धरना शुरू किया। उन्होंने बीसीएमओ के खिलाफ दुर्व्यवहार और उनके कार्यालय के कार्मिक पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। नर्सिंग कर्मियों का आरोप है कि अस्पताल में लगातार उन्हें धमकाया जा रहा है और जब तक इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, नर्सिंग कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो उनका ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। 5 दिन पहले हमारे नर्सिंग ऑफिसर महेश जी गुजरात के साथ सीनियर एलटी हैं राजेंद्र जी ढाका, उनके द्वारा मारपीट करी गई थी। उनके कंधे में और हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उनको चोट आई है। जब वो 22 नंबर में प्लास्टर करवा रहे थे तब हम सभी स्टाफ वहाँ पे उनके पास खड़े थे। राजेंद्र जी ढाका को समझा रहे थे ऐसे कि आप इतने सीनियर स्टाफ हो, आपके द्वारा ऐसे मारपीट करना अच्छी बात नहीं है ना। उसी टाइम बीसीएमओ सर कटेवा से कहीं ड्यूटी से आए होंगे, अंदर एंटर करे। एंटर करते ही सभी स्टाफ बोल रहे थे, लेकिन मैं गेट के पास खड़ी थी। उन्होंने मुझे गेट में एंटर करते ही मेरी तरफ देखा और ऐसे उंगली करके इशारा करा। टोंक के रिवाई से खबर है, किसानों की मजबूरी को मुनाफाखोर खाद विक्रेता खुलेआम भुना रहे हैं। पूरे क्षेत्र में जहां एक और डीएपी खाद की किल्लत से किसान बेहाल है, वहीं दूसरी ओर खाद विक्रेता अवैध रूप से मानक कीमत से ज्यादा दामों पर खाद बेचकर जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। सबसे गंभीर मामला निवाई रिको क्षेत्र स्थित गोयल एंटरप्राइजेस के गोदाम से सामने आया। कि स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करे तो हमारे भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनते कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने अभी अभी इस सभी छत्तीसगढ़ मातारियों को और देश भर के माताओं बहनों को जीएसटी में
395 चीजों पर टैक्स घटाकर एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। खाने पीने की अमूमन सभी चीजें टैक्स रहित कर दी है और रोजिंदा उपयोग की चीजों में 5% ही टैक्स रखा है। और ये हमारे देश में इतनी बड़ी टैक्स की कटौती कभी नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसके साथ अगर स्वदेशी के संस्कार हम स्वीकार करते हैं तो हमारे देश के अर्थतंत्र को बड़ी गति मिलने वाली है। इस मेले में 300 से अधिक स्वदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही है। स्वदेशी वॉकथॉन एक स्वदेशी भावना को नई पहचान देने का माध्यम बना है और आज देश भर में जो स्वदेशी मेले लग रहे हैं उसके माध्यम से स्वदेशी का अभियान भी आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, श्रावण अमावस्या से अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक बस्तर का ये 75 दिन का दशहरा हम सब के लिए गौरव का, पहचान का और अभिमान का भी मुद्दा है। 14वीं शताब्दी से रथ यात्रा की जो शुरुआत हुई उसने ये पूरे क्षेत्र के अंदर नई सांस्कृतिक शुरुआत की है। आज सुबह विष्णुदेव साई जी ने मुझे रथ कैसे बनता है इसका शास्त्र समझाया। मैं पहली बार इसकी जानकारी मुझे मिली। मैं तो ऐसा मानता था कि भगवान जगन्नाथ के रथ की बनाने की प्रक्रिया सबसे कठिन है, मगर आज मुझे मालूम पड़ा भगवान जगन्नाथ के रथ से भी ज्यादा लंबा समय माता दंतेश्वरी के रथ के लिए लगता है। और भाइयों बहनों, 66 आदिवासी और कई सारे गैर आदिवासी समूह इसमें भाग लेते हैं। पाठ यात्रा, कलश स्थापना, जोगी बिठाई, बेल पूजा व न्योता, मावली माता का आगमन, माली माता का परगाव, नवरात्र पूजा व रथ की परिक्रमा, निशा यात्रा, कुंवारी पूजा, जोगी उठाई, भीतर रहनी, बाहर रहनी, कुटुंब यात्रा और मावली विदाई तक ढेर सारी परंपराओं को संभाल कर रखा गया है। और आज मैं मुरिया दरबार में जब गया तो ये जो लोग कहते हैं कि हमारे यहां लोकतांत्रिक भावनाएं मजबूत है, विश्व के वो लोगों को ये मुरिया दरबार और हमारा बस्तर दशहरा देखना चाहिए। रथ की सजावट भतरा जनजाति के द्वारा होती है। रथ की खिंचाई घुरवा और मुरिया जाति करती है। फूल की व्यवस्था सुंडी और भतरा जनजाति करती है। डिब डिबी मुंडा बाजा मुंडा जाति बजाती है। पशुओं की व्यवस्था मुरिया जनजाति करती है। काचिन गादी मिरगान जाति द्वारा लाया किया जाता है। जोगी मिठाई हलवा जनजाति और निशा यात्रा भोग राउत जाति के द्वारा। हर विधान के साथ आदिवासियों का हर जाति को जोड़ने का ये प्रयास जिसने भी किया है उसने पूरे बस्तर को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के सम्मान में ढेर सारी योजनाएं शुरू की और सबसे बड़ी बात है हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर
पहली बार आदिवासी की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को बिठाने का काम किया है। जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, न केवल आदिवासी समाज, हम सबका हृदय गर्व से भर जाता है। लोकतंत्र में सर्वोच्च जगह पे ओडिशा की एक गरीब घर की बेटी महामहिम बनकर बैठती है, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम किया। इनकी जयंती को आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने का काम किया और हर आदिवासी के घर में गैस, पीने का पानी, शौचालय, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक का बीमा और घर भी देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये बस्तर संभाग के 7 जिलों में जो नक्सली सरेंडर करते हैं, उनके परिजनों के लिए, नक्सली हिंसा में जो लोग मारे गए हैं, उनके परिजनों के लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास जो तय थे, उससे ज्यादा देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। नारायणपुर के पंडीराम मंडावी और हेमंत मांझी, कांकेर के अजय कुमार मंडावी, उनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने का काम किया। और भाइयों बहनों, आज दशहरे के महोत्सव के दिन ही महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त 70 लाख छत्तीसगढ़ी महतारियों को 607 करोड़ रुपया अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने बांटने का काम किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ किया। अब आदिवासी ग्रामीणों को अकस्मात से अकाल मृत्यु का वरण नहीं करना पड़ेगा। और ये योजना बस्तर और सरगुजा संभागों में की है। 250 गांवों को इसके लिए समाहित करने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लगभग 4,40,000 करोड़ रुपया ये 10 साल में देने का काम किया है। 4,40,000। और छत्तीसगढ़ का विकास दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है। उद्योग आ रहा है, शिक्षा के संस्थान आ रहे हैं, स्वास्थ्य के संस्थान आ रहे हैं और हमारे लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आज दशहरा महोत्सव के इस शुभ अवसर पर स्वदेशी मेला लगाया है, तब मैं सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके युवाओं को, आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए। वो हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। और कुछ लोग वार्ता की बात करते हैं। मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूं, हमारी दोनों सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, बस्तर और समस्त नक्सल क्षेत्र के विकास को समर्पित। किस चीज की वार्ता करनी? ल्यूक्रेटिव, बहुत मोहक सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए। हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारे सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है।
नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। तो अंत में फिर से एक बार बस्तर के दशहरे में मुझे सहभागी होने के लिए, मुड़िया दरबार में बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं ना आया होता तो मुड़िया दरबार के लोकतांत्रिक मूल्यों को मैं समझ नहीं पाया। खबर फलौदी से, जहां खारा और उग्रास गांवों के किसान रास्ते की समस्या से परेशान है। इस पर ग्रामीणों ने गांव में आयोजित ग्राम सेवा शिविर प्रभारी को लिखित में शिकायत दी। उन्होंने बताया कि खेतों के ठीक पास से ही गुजरते सड़क मार्ग तक पहुंचने में उन्हें लंबी दूरी तय कर जाना पड़ता है। अगर कटान रास्ता हो तो लंबी दूरी से बचा जा सकता है। ग्राम सेवा शिविर प्रभारी प्रेम रतन दवे ने बताया कि ग्रामीणों की समस्या के समाधान का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों की लिखित शिकायत तहसीलदार तक पहुंचाकर संज्ञान में लाया जाएगा। तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पे हम आज जो ये शिविर है, इसके अंदर हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से इसको खुलवाना चाहते हैं। 8 वर्ष बीत गए हमारे, आज दिन तक कोई कार्य नहीं हुआ। आज तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ अधिकारी लोग तो है ही नहीं, फिर शिविर लगाने का क्या मतलब रहा? ग्राम पंचायत उग्रास में आयोजित आज ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों द्वारा गोचर भूमि और अधिक भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जो कि संबंधित विभाग को हमने फॉरवर्ड कर दिया है और शीघ्र ही जांच करवा के इनका निस्तारण करवा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत उग्रास में आयोजित आज ग्रामीण सेवा शिविर। डीडवाना के परबतसर में राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शिविरों में आमजन को लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में परबतसर उपखंड के ग्राम भकरी में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविर में आए जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत ने विभिन्न विभागों से जुड़ी योजनाओं से आमजन को लाभान्वित किया। साथ ही कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया है। जैसलमेर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 1 दिवसीय प्रवास पर स्वर्ण नगरी पहुंचे। मंत्री शेखावत के शहर स्थित सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा और जिला मंत्री कंवरराज सिंह के नेतृत्व में भव्य स्वागत भी उनका किया गया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला दुपट्टा पहनाकर और पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है। सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक, दिशा कमेटी की बैठक, जहां देश की सरकार और राज्य की सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और उनकी प्रगति के बारे में एक बार रिव्यू होता है। उस बैठक के निमित्त आज यहाँ आना हुआ है, क्योंकि कल मेरा जन्मदिवस था और सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ में जोधपुर में, जैसलमेर में, पोखरण में, राजस्थान भर में सब जगह अपने कार्यक्रम आयोजित किए थे। यहाँ भी कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम उसके लिए छोटा सा रखा था। मैं सब कार्यकर्ताओं को हृदयपूर्वक उसके लिए धन्यवाद। भीलवाड़ा के मांडल से खबर है। यहाँ पर छात्र छात्राओं ने स्कूल में तालेबंदी की है। सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी का विरोध जताया जा रहा है। मांडल क्षेत्र के केरिया गांव के स्कूल का ये पूरा मामला है। तालेबंदी के साथ ही सड़क मार्ग को भी जाम यहाँ पर कर दिया गया। 196 बालिकाओं के नामांकन पर मात्र 3 टीचर ही यहाँ पर कार्यरत हैं। जयपुर से आ रही खबर का, जहां पर राजस्थान में अब 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तैयारी तेज हो गई है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बताया कि राज्य के 312 नगर निकायों में 309 निकायों के वार्ड गठन की अधिसूचनाएं जारी हो चुकी हैं। अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण और मतदाता सूची जारी होगी। सरकार दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी कर जनवरी अंत या फरवरी में निकाय चुनाव करवाने की तैयारी में है। नए परिसीमन के बाद वार्ड्स की सीमाएं और अध्यक्षों की लॉटरी से नगर निकायों की तस्वीर बदल जाएगी। देखिए, मैं नगर निकायों के बारे में बात कर सकता हूं। हमने जितने भी हमारे अभी 312 नगर निकाय आज की तारीख में हैं, जिनमें से 3 नगर निकाय यानी 3 नगर निगम, एक जयपुर का, एक जोधपुर का और एक कोटा का, अभी नवंबर माह में समाप्त हो जाएंगे। 309 नगर निकाय प्रदेश में रहेंगे। हमने सबका सीमावृद्धि का काम कर दिया है और सीमावृद्धि के बाद वार्डों के पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन का काम भी पूर्ण करके अधिसूचना जारी कर दी है। अब 2 बातें शेष रही हैं, जो
राज्य सरकार से और स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित नहीं है। एक है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा शहरी निकायों के अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े उपलब्ध करवाना, और दूसरा काम है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नए सिरे से नए परिसीमन के आधार पर मत। कोटा के खैराबाद कस्बे में 26 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक युवक लंबे समय से शराब की लत से परेशान था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतारा और रामगंज मंडी के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को जो शव है वो सौंप दिया गया है। पूरा मामला कोटा के रामगंज मंडी इलाके का है, जहां पर खैराबाद में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शराब की लत से परेशान ये युवक बताया जा रहा था, और अब पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव तो सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि क्या शराब के नशे में इस युवक ने ये सुसाइड किया, फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की, या फिर किसी वजह से ये अवसाद में था, या कुछ और कोई तकलीफ थी इसे। इन तमाम पहलुओं पर तफसील से जांच रामगंज मंडी पुलिस कर रही है। पूरा मामला कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी थाना इलाके का है, जहाँ पर खैराबाद में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। भरतपुर में कफ सिरप पीने से 6 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला भी सामने आया। पीड़ित ने बताया कि 2 हफ्ते पहले खांसी जुकाम की शिकायत पर बच्चों को जिला अस्पताल में दिखवाया था, जहां पर डॉक्टर्स ने कफ सिरप दी थी, जिसे पिलाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद बच्चों को जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वहां पर उनका इलाज चला। उसके बाद उनकी तबीयत में सुधार हुआ। परिजनों का दावा है कि सिरप से ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी। खबर झुंझुनू से है। यहां पर नाबालिग से दुष्कर्म मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी नरेश कुमार सैनी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 1,90,000 रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की भी सजा का प्रावधान रखा गया। लोक अभियोजक ने कोर्ट में 18 गवाह और 47 दस्तावेज पेश किए। पॉक्सो कोर्ट न्यायालय झुंझुनू ने एक प्रकरण जो उदयपुरवाड़ी थाने में दर्ज हुआ था, उसमें अभियुक्त नरेश को 20 साल की सजा सुनाई है। इसमें तथ्य ये थे कि परिवादी जो है उसकी पुत्री के साथ उसके पड़ोसी ने घर में घुसकर बलात्कार किया, और बलात्कार करते वक्त का उसने उसका वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद उसको लगातार वीडियो वायरल करने की बात को लेकर लगातार उसके साथ बार बार बलात्कार करता रहा। उसके बाद एक दिन उसका जो छोटा भाई था उसको भी वीडियो वायरल करने की बात की धमकी देने पर उसके जो भाई था छोटा, जो 16 वर्ष का था, उसने अवसाद में आकर उस बात को लेकर उसने आत्महत्या कर ली, और लड़की जो नाबालिग पीड़िता थी उसके साथ बार बार बलात्कार होता रहा। इस पर पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सीकर के धींगपुर मंडल में आज भव्य पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये पथ संचलन गांव के मुख्य बाजारों से होते हुए देवीपुरा आश्रम मंदिर परिसर तक पहुंचा। मार्ग में स्वयंसेवकों ने अनुशासित पंक्तियों में कदमताल करते हुए संगठन की एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। ग्रामीणों ने भी पथ संचलन के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया है। बाड़मेर में मौसमी बीमारियों का कहर चरम पर है। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप ने अब जिला कारागृह को भी अपनी चपेट में ले लिया है। एक कैदी में डेंगू की पुष्टि होते ही जेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद की संयुक्त टीम जेल पहुंची और पूरे परिसर में फॉगिंग का अभियान चलाया। वहीं जेल में बुखार से पीड़ित कैदी को बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां जांच रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है। तो बाड़मेर में जो जेल है वहां पर एक जो कैदी है उसमें डेंगू की जो पुष्टि है वो यहां पर हुई है, और ये सामने आने के बाद जानकारी सामने आई तो उसके बाद में यहाँ पर फॉगिंग करवाई गई है पूरे
जेल परिसर के भीतर। बाड़मेर में एक कैदी में डेंगू की पुष्टि हुई है। फॉगिंग अभियान भी यहां पर चलाया गया है। राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार और मौसमी बीमारियों को देखते हुए विभाग द्वारा जहाँ भी मच्छर जहाँ लग रहे हैं कि मच्छर की पॉकेट्स एरिया है, वहाँ पे छिड़काव किया जा रहा है। मलेरिया डेंगू के लिए लेकर ये मलेरिया डेंगू को लेकर ही छिड़काव कर रहे हैं। और कहाँ तक जो है आदेश मिले हैं? जिले में आदेश नहीं, जहाँ हमें लगता है कि पॉजिटिव केस आ रहा है तो उस एरिया में हम जाके बिल्कुल अपनी एक्टिविटीज करते हैं। अभी कितने जो है पॉजिटिव मरीज जो है आपके सामने आ चुके हैं? विभाग किस प्रकार से? विभाग में जैसे जिले में अभी हमारे पास डेंगू के लिए 3 केसेज दिया है, बाकी पूरे जिले में 67 केसेज। कितने लोगों की टीम आई हुई है? आज हमारे जेल डिस्पेंसरी में भी हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर साहब है, स्टाफ है, और हमारी पुलिस लाइन सिटी डिस्पेंसरी से सिस्टर आए हैं। खबर बानसूर से, जहां पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI बानसूर में भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई रहे। उनके साथ DSP मुकेश जोशी और थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने भी समारोह में सहभागिता की। इस अवसर पर संस्थान के पिछले सत्र में विभिन्न व्यवसायों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं पारितोषिक प्रदान कर सम्मानित किया गया है। जो अपना काम ईमानदारी से करता है वो देशभक्त है। कोई शहीद भगत सिंह होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए शहादत देने की जरूरत नहीं है। आपको राष्ट्र निर्माण में केवल आपको जो दिया हुआ काम है उसको आप यदि ईमानदारी से करते हैं, लगन से करते हैं, तो आपसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई। अगबर तो उदयपुर से खबर है। कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक हुई है। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई है। कलेक्टर ने बजट घोषणाओं की प्रगति जानी। बैठक में SDM प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, EDM सिटी समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो आपको बता दें कि उदयपुर के अंदर जो बैठक है वो यहाँ पर ली गई है। कलेक्टर ने ये बैठक यहाँ पर ली है। विभागीय अधिकारियों की जो बैठक है वो यहाँ पर ली गई है। भिवाड़ी शहर की पॉश कॉस्मॉस सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 62 वर्षीय रिटायर्ड फौजी की बहुमंजिला इमारत से गिरकर मौत हो गई। मृतक सोसाइटी के ब्लॉक नंबर 19 फ्लैट नंबर 328 में रहता था। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सोसाइटी के अन्य निवासी भी बाहर निकल आए। मौके पर पहुंची भिवाड़ी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो एक 62 साल के रिटायर्ड फौजी की फ्लैट से गिरने से मौत का मामला सामने आया है। कॉस्मॉस सोसाइटी बताई जाती है। ये आज सुबह 8:30 बजे करीबन की बात है। रणवीर सिन्हा, रेवत सिंह राजपूत फ्लैट से उतर। इसी बीच एक खबर आपको बता दें, खेल से जुड़ी हुई खबर है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ है। शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया है। वहीं अय्यर को वनडे टीम का उपकप्तान बनाया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत को 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने हैं। 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक ये दौरा होने वाला है। दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 5 T20 मैच खेले जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत को 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने हैं। 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक ये दौरा भारतीय टीम का रहने वाला है। शुभमन गिल को इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो दी गई है कप्तान की। दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 5 T20 मैच खेले जाएंगे। तो भारतीय टीम का ऐलान ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कर दिया गया है। शुभमन गिल को वनडे का कप्तान बना दिया गया है। कैप्टन होंगे वो वनडे के। और इसके अलावा सीधा आपको जयपुर ले चलते हैं, जहां पर जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा मीडिया से मुखातिब हो रही हैं।
चारों ओर कोई भी क्षेत्र उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा है कि जिसमें भारत को आत्मनिर्भर न बनाने की कोई बात हो। हर क्षेत्र में, चाहे हमारा पर्यटन की बात हो, उसमें भी अगर आपने देखा हो तो उन्होंने कहा है कि विदेश घूमने से बढ़िया है कि पहले हमारा देश घूमा जाए। और एक नया चलन भी चला है कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग करने दूसरे देशों में जाते हैं। तो साफ तौर से प्रधानमंत्री जी का ये कहना था कि हमारे देश में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आप जाकर के और विवाह संपन्न कर सकते हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत के लिए ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे, और जो उनका 2047 का सपना है कि किसी भी चीज के लिए भारत को किसी भी दूसरे देश की ओर नहीं देखना पड़े, उस चीज को लेकर के ये अभियान उनका चला रखा है। और दूसरी बात, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमको स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। लोकल फॉर वोकल की बात भी करी है, क्योंकि जितना हम हमारे देश में ही बनाई हुई चीजों को काम में लेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा देश का पैसा हमारे यहाँ ही रहेगा, और छोटे छोटे जो आर्टिजन्स हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये एक अभियान के तौर पर इन्होंने लिया हुआ है, और ये अभियान हमारे यहाँ 25 सितंबर हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती से प्रारंभ कर दिया गया है, और ये अभियान चलेगा 25 दिसंबर 2025 तक, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक। और ये पहला चरण है जो सब जिलों में इस अभियान को चलाया गया है। दूसरा चरण नवंबर दिसंबर में चालू होगा, जो मंडलों तक आत्मनिर्भर बनाने की घर घर तक ये पहल पहुंचे, ये विचार पहुंचे 2047 का भारत देखते हुए। और इसमें सब व्यावसायिक संगठन, उद्योगपतियों और जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं उन सब की इसमें सहभागिता रहेगी। और इसको घर घर तक पहुंचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत संकल्प को, अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए कुछ सम्मेलन भी किए जाएंगे उद्योगपतियों के साथ मिलकर, सहभागिता निश्चित व्यावसायिक संगठनों के साथ मिलकर। और इसको घर घर तक पहुंचाने के लिए अनेकों कार्यक्रम भी करने होंगे। प्रभात फेरी भी निकालेंगे, किसान मार्च भी करेंगे, मशाल यात्रा भी होगी, स्वदेशी के मेले भी लगेंगे, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी ये बात आत्मनिर्भर भारत कैसे हो उसको पहुंचाने की बात की जाएगी। और स्वदेशी के उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, इसका घर घर तक पहुंचाने की ये बात करी जाएगी, क्योंकि हमें घर की रसोई से शुरू करना होगा। एक एक चीज हम जब सुबह उठते हैं तब से लेके हमारा पेस्ट, हमारा ब्रश, वो भी हमारे भारत में बना हुआ हो, ये सब लोगों को कहने के लिए पहुंचाने की बात रहेगी। तो इसके हमारे अभियान चलेंगे। युवा और महिला संगठनों को भी, लघु औद्योगिक इकाइयों को, स्वैच्छिक संगठनों की भी भागीदारी इसमें ज्यादा से ज्यादा रहे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी सभी को यहाँ आज निवेदन करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में भाग लें, और 2047 का भारत ऐसा हो कि हमें कोई भी चीज विदेशों से ना लेनी पड़े। अभियान में स्वदेशी और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाए, और जिन स्थानों पर सम्मेलन होंगे वहाँ छोटी एग्जीबिशंस हमारे देश में बनी हुई लघु उद्योग इकाइयों से वस्तुएं जो बनी हुई, हाथ से निर्मित वस्तुएं बनी हुई, उनकी स्टॉल्स भी हम लगाने वाले हैं। स्कूल और कॉलेजेस के बाहर हस्ताक्षर अभियान भी करने वाले हैं, जिसमें ये लिखा होगा कि मैं स्वदेशी अपनाऊंगा। इसका संकल्प भी विद्यार्थियों को दिलवाएंगे। आत्मनिर्भर भारत संकल्प सिग्नेचर वॉल पर हस्ताक्षर करवाने का कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को रोजगार मेले में स्टॉल लगवाकर भी प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उनका सामान ज्यादा से ज्यादा बिक सके। लोकल फॉर वोकल, जन भागीदारी में लोकल फॉर वोकल पर भी पूरा ध्यान सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का, और मैं तो चाहती हूँ आप सबकी जन सहभागिता के साथ ही हम 2047 का भारत, आत्मनिर्भर भारत को हम देख पाएंगे। और राज्य स्तर पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसका भी हम कार्यान्वित करेंगे।
और इसके अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से, पेंटिंग के, वॉल पेंटिंग के माध्यम से भी जनता को जागरूक करने के लिए और लोकल फॉर वोकल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहे। और लोकल फॉर वोकल हमारे देश में प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जिस वस्तु में मेरे देश की मिट्टी की खुशबू हो उसे ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेने की बात करी है। उसमें हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं बहनें जो काम कर रही हैं उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए उनके सामान का भी ज़्यादा से ज़्यादा मेलों के द्वारा, प्रदर्शनी के द्वारा सामान बिके, उनकी ब्रांडिंग के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सेल्फी पॉइंट, जहाँ भी आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम होंगे वहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा ताकि उसमें भी आप अपना फोटो खींच के उसको प्रमोट करें अपने सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उस पर आप भेजेंगे उसको। और दीपावली आ रही है तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, आप लोग खुद तो आत्मनिर्भर भारत में सहयोग बनाने में सहयोग करें और देश में बनी हुई चीज़ें ही काम में लें। आज हमारा भारत सिर्फ दिए बनाने की बात नहीं करता, आज हम मिसाइल भी बना रहे हैं, मोबाइल भी बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम तो कोरोना में भी हमने आत्मनिर्भर होने की पूरी कोशिश की, हम कामयाब भी हुए उसमें। हमने हमारे देश में दवाइयाँ बना के उन देशों को भी भेजा है जो अपने आप को कभी कभी सोचते कि हमारे से बड़ा कोई दुनिया में है नहीं, उनकी भी मदद हमने करी है। तो मैं आप सबके माध्यम से फिर यही कहूँगी कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर के जो अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने चलाया है और हम हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे और देश की जनता से मेरी यही निवेदन है, ये प्रार्थना है कि आने वाले त्योहारों में भी और घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं आप स्वयं भी उपयोग करें और दूसरों को भी कहें। और व्यापारियों से, दुकानदारों से वो अपने अपने दुकानों पर लिखें कि यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है, तो हम जो स्वदेशी सामान लेने वाले हैं उनको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े कि हम स्वदेशी सामान लेने कहाँ जाएं। आप सुन रहे थे जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा को। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। उसिया से खबर है, स्टेट हाईवे 61 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर ट्रेलर ट्रक और मिनी ट्रक के बीच में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत के दौरान ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हुई है। मृतक दिलीप सिंह बीकानेर जिले का निवासी बताया जा रहा है। दो अन्य घायलों का उप जिला अस्पताल ओसिया में उपचार चल रहा है। सूचना के बाद एएसआई नरपत दान टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक के शव को उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। तो ट्रक और ट्रेलर के बीच में आमने सामने की भिड़ंत हुई है, एक शख्स की इसमें मौत हो गई है। स्टेट हाईवे 61 पर ओसिया के अंदर यह हादसा हुआ। भीलवाड़ा में मांडल क्षेत्र के मेजा गांव में अजगर सांप से दहशत फैली है। मेजा के स्नैक कैचर सत्यनारायण सोमानी और ग्रामीणों की मदद से इसका रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद 15 फीट लंबे अजगर को जंगल में छोड़ा, तब जाकर ग्रामीणों ने चैन की सांस ली है। तो ये आप देख रहे हैं 15 फीट का अजगर है और मेजा गांव में जब इसे लोगों ने देखा तो उनके अंदर कहीं ना कहीं दहशत फैल गई और उसके बाद जो स्नैक कैचर है उसको जानकारी दी गई, वो मौके पर पहुंचा। कड़ी बड़ी मशक्कत के बाद जब इस पर काबू पाया गया, इसको रेस्क्यू किया गया, तो उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। सीकर के अजीतगढ़ से खबर है, जहां पर घर में रखी डेक्स्ट्रोमेथार्फोन सिरप पीने से 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। बच्चों को 3 दिन से आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। वहीं परिजनों ने बताया कि हाथीदेह पीएचसी से दवा ली गई थी, जिसको पिलाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। वहीं इस पूरे मामले में हाथीदेह पीएचसी में कार्यरत डॉक्टर पलक कूलवाल और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी को निलंबित किया जा चुका है। तो सिरप पीने से 2 बच्चों की मौत का मामला है। बताया जा रहा है कि पीएचसी से इन्हें ये दवा दी गई थी और उसके बाद में हाथीदेह जो पीएचसी वहाँ से बच्चों को ये दवा दी गई थी और उसके दौरान बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। हालांकि 2 कर्मचारी को निलंबित भी किया गया, इनमें एक चिकित्सक भी है। मैं 24 तारीख को मेरे दोनों बच्चों को, एक नाम किट्टू और एक का नाम टिंकू है, दोनों को सरकारी हॉस्पिटल अपने हाथीदा गांव के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में लेके गया। तो वहाँ मैडम खाना खा रही थी, तो खाना खा रही थी, मैंने देखा वो खाना खा रही है। तो मैंने क्या, मेडिकल के ऊपर अपने फार्मासिस्ट थे, उनको मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए उनको बोला गया मेडिसिन थोड़ा दे दो। उन्होंने मुझे खांसी की सिरप दे दी।
उस खांसी की सिर्फ देते ही है ना, मैंने 24 तारीख को दवाई दी तो वो बच्चे मतलब उसको लेते उल्टी कर दिए। तो मैंने देखा उसको सुबह देंगे, सुबह उसको दिए तो 1 घंटे बाद में दोनों बच्चे एक साथ बेहोश हो गए। तो मैंने अपने सापरा के अंदर एक निजी हॉस्पिटल के अंदर उनको दिखाया, तो वहाँ उनको कर दिया रेफर करते